तो आप लोग तो खुद कहते हैं मुल्क दिवालिया होने जा रहा है। जी हम ये कह रहे हैं, लेकिन अभी इमरजेंसी किसी ने अनाउंस नहीं की है यार। लेकिन अनाउंस तो हुकूमत। आपको क्या लगता है बल्दियात की क्या अहमियत है? बल्दियात मेरी नजर में जमहूरियत की बुनियाद है। नून लीग की दहशतगर्दों से आज भी कराबतदार है। नून लीग की आज भी एक बात मान ली उन्होंने रिलीजन को यूज किया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान ज़ीशान अफजल खान और एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहता हूं सिटीजन न्यूज के प्रोग्राम शतरंज में। मुख्तलिफ सियासी जमातों के मुख्तलिफ नुमाइंदगान के साथ हम 1-on-1 का इंटरव्यू का सिलसिला जारी रखे हुए हैं और आज जिस शख्सियत के साथ मैं मौजूद हूं उनका ताल्लुक भी हल्का NA-70 से है। उनके वालिद मोहतरम पाकिस्तान की सूबाई और कौमी असम्बली के इलेक्शन की दफा लड़ चुके हैं और सैयद नूरुल हसन शाह साहब के फरजंद की बात कर रहा हूं, जनाब सैयद हबीब हैदर शाह साहब की। वेलकम टू द शो सर। शुक्रिया सर। सर इलेक्शन कैंपेन जारी है, सियासी गर्मा गर्मी है, इस सारी मसरूफियत में आपने हमारे लिए टाइम निकाला, वी आर रियली ऑब्लाइज्ड। थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी। ये आपकी मोहब्बत, आपका खुद मशकूर हूँ जी मैं आपसे। बात करते हैं रन डाउन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम मकामी सियासत पर बात करते हैं। इलेक्शन का दौरा है, सूबाई असम्बली का इलेक्शन होने जा रहा है। आमतौर पर देखा गया है कि जब भी इलेक्शन होते हैं तो ज्यादातर हमारे यहाँ 2-3 जो सियासी खानवादे हैं, एक आप हैं, एक कायरा फैमिली है, जैसा कि जाफर इकबाल साहब हैं, मतलब 3 बड़ी सियासी जमातों के जो आप लीडरान हैं। बाकी फैमिलीज में मैंने देखा है कि टिकट को घर में ही रखा गया है। आप लोगों के यहाँ ऐसे क्या मुमकिनात हैं कि आप लोगों ने नेशनल असम्बली का तो टिकट आपके पास है, लेकिन आप लोगों ने सूबाई असम्बली का टिकट फैमिली में रखने की बजाय बाहर रखा हुआ है? ज़ीशान भाई, पहले तो हमारा मतमाइन नज़र इक़्तिदार नहीं, अवामी खिदमत है। इस हिस्से में हम अपनी कंस्टिट्यूएंसी को जब देखते हैं, अपने हल्का को देखते हैं, तो ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि हमने फैमिली से बाहर ये प्रोविंशियल असम्बली का टिकट हमेशा हमारे साथ मलक हनीफ अवान साहब रहे हैं, लियाकत बदर साहब रहे हैं, मियां हतरियात साहब भी हैं। इससे कबल मियां फजलियात साहब भी हमारी कंस्टिट्यूएंसी से नेशनल असम्बली का इलेक्शन कंटेस्ट कर चुके हैं। तनवीर अशरफ कायरा साहब के चचा मरहूम चौधरी असलम कायरा साहब भी हमारी तरफ से कंटेस्ट कर चुके हैं। सबका सूबाई वजीर एजाज मियां चक साहब भी हमारी तरफ से। तो ये हम अपने कंस्टिट्यूएंसी में सर्विसेज देने के लिए जो कैंडिडेट अपनी सतह पे ज़्यादा सर्विसेज देगा, वर्कआउट करेगा, तो उसका राइट बनता है। मैं अपनी सतह पे, हम अपने तौर पे यही कहते हैं कि हमें इक़्तिदार का लालच नहीं है, बहरहाल हमें अपने कंस्टिट्यूएंसी का ज़रूर सोच विचार करनी पड़ती है। तो इस हवाले से जो कैंडिडेट बेहतर लगे हम उनको अपने साथ लेके चलते हैं। मियां हतरियात साहब ने और लियाकत बदर साहब ने बहुत अच्छी सर्विसेज दी हैं। अब अच्छी कोऑर्डिनेशन रही है हमारी उनके साथ, तो वैसे भी पार्टी उनको टिकट दे रही है, तो हमें इतराज नहीं हो सकता जी। आपको क्या लगता है कि इन सूबाई इलेक्शंस में जो होने तो थे 30 अप्रैल को, अब उनकी डेट को 8 अक्टूबर कर दिया गया है, लेकिन देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान की आला अदलिया उस पर क्या फैसला करती है या उस पर मुदाखलत करती है या नहीं करती। लेकिन इलेक्शन जब भी होते हैं, अगर इलेक्शन कल सुबह होते हैं, क्योंकि इलेक्शन में आप सियासत में आप 1 माह से ज्यादा की प्रोडिक्शन नहीं कर सकते, अगर कल सुबह इलेक्शन होते हैं तो आप क्या देखते हैं? आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तहसील खारिया में सबसे तगड़ी सूबाई असम्बली की सीट कौन सी है और सबसे तगड़ा मुकाबला कहां होने जा रहा है? सबसे पहले मैं इलेक्शन पोस्टपोन जो हुए हैं उस पर बात करूंगा। देखें, ये जो निगरान हुकूमत या PDM जो भी कर रही है, जिस तरह इलेक्शन को पोस्टपोन किया जा रहा है, आईनी तौर पर ये लोग फंस जाएंगे। ठीक है, ये आईनी जो लेकिन आईन में प्रोविजन है ना, अगर हालात नाजुक हो, मामला खराब हो, तो आप आगे कर सकते हैं। वो कौन सी इमरजेंसी है वो आप बताएं। इकोनॉमिक हालात हैं आपके मुल्क के, और इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि दहशतगर्दी के मामला, वो उस वक्त 2 इमरजेंसीज लगती हैं, या वार इमरजेंसी लगती है या इकोनॉमिक इमरजेंसी। अभी दोनों हालात ऐसे नहीं है। तो आप लोग तो खुद कहते हैं मुल्क दिवालिया होने जा रहा है। जी हम ये कह रहे हैं, लेकिन अभी इमरजेंसी किसी ने अनाउंस नहीं की है यार। लेकिन अनाउंस तो हुकूमत करेगी, आप लोगों ने तो सिर्फ हुकूमत पहले अनाउंस करे ना जी, हुकूमत पहले इमरजेंसी अनाउंस करे फिर इलेक्शन को पोस्टपोन करे। तो हुकूमत कहती है कि हमारे पास बहाने कर रही है। हुकूमत कहती है कि जो कौमी सलामती के इदारे हैं उनकी तरफ से क्लियर थ्रेट्स एंड दहशतगर्दी की, इसलिए इलेक्शन को आगे कर रहे हैं। सर कहाँ पे हुकूमत आके ऐलान करे बकायदा, वार इमरजेंसी लगाए, फिर सिविल इमरजेंसी लगा दें, कुछ तो ऐसा करें। आप समझते हैं जो इलेक्शन को आगे कर रहे हैं ये गैर आईनी सतह पे आप 90 डेज की जो बंदिश है आइन में, आप उसको कहाँ पे लेके जा रहे हैं? हुकूमत के पास कोई रास्ता ही नहीं है।
इसको अभी तक इसको किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्सप्लेन किया कि 90 रोज के बाद क्या होगा। लेकिन अगर इलेक्शन आगे जाते हैं, आला अदलिया अजहुद नोटिस नहीं लेती, तो क्या तहरीक इंसाफ आला अदलिया के पास जाएगी? कोई आप लोगों, अगर ये जब ऐसे अपनी जमात फैसला करेगी, लेकिन बीइंग अ मेंबर ऑफ पीटीआई, अब क्या समझते हैं, आपको आला अदलिया में जाना चाहिए? बिल्कुल हमें जाना चाहिए, क्योंकि ये आइन शिकनी है, हमें जाना चाहिए और हम हर सतह पे जाएंगे। क्योंकि देखिए मसला ये नहीं है कि ये कर क्या है, मसला ये है कि आइन की भी पाबंदी चाहिए हमें। हर अदारा है, ये जिस तरह ये पीडीएम कर रही है, जिस तरह इलेक्शन कमीशन कर रहा है, ये अपनी हदूद से बाहर जाके कर रहे हैं सब कुछ। ठीक है, तो अगर अपनी हदूद से बाहर जाएंगे तो यकीनी तौर पर आइन शिकनी होगी। हम आइन को उसकी जो हदूद है उसमें रहना चाहते हैं, आइनी हदूद में रह के हम किसी भी सतह पे जाएंगे, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कहीं पे भी जाना पड़े। तो आपका ये कहना है कि आप अपनी कानूनी जंग लड़ेंगे। ये तो समझ आ गई। एक बड़ा ही जाती सा सवाल आपसे पूछने लगा। पिछले 4-5 साल से हमें एक बाज़गश सुनाई दे रही है कि सैयद हबीब हैदर शाह साहब बल्दिया में आ रहे हैं, सैयद हबीब हैदर शाह साहब बल्दियाती इलेक्शनों में कॉन्टेस्ट करेंगे, सैयद हबीब हैदर शाह साहब बल्दियात में जीतने के बाद चेयरमैन या तहसील के चेयरमैन के लिए या ज़िले चेयरमैन के लिए नामजद किए जाएंगे। बल्दियाती इलेक्शन तो दूर की बात, अब तो सूबाई और कौमी असम्बली के इलेक्शन भी नापैद हो चुके हैं। तो एक बात और सुनाई दे रही थी हमें इस बाजार में, इस शहर में, कि हबीब हैदर शाह साहब या सूबाई या कौमी असम्बली से इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये आपकी तरफ से कोई सुस्ती है, पार्टी के डिसिप्लिन की वजह से आप मजबूर हैं, या अभी आप इस वक्त फिलहाल कौमी या सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ने के लिए अपने आप को तैयार नहीं समझते? पहले तो मैं आपको अपना सिस्टम वादा कर दूं कि हम किस तरह चलते हैं। हमारी फैमिली के सरबराह सैयद फैजल हसन शाह, अभी तक वही उम्मीदवार है हमारे। ठीक है, वही हमारे फैमिली के सरबराह हैं। सबसे पहले ये फैसला उन्होंने करना है कि आइंदा इलेक्शन किसने लड़ना है और कहाँ से लड़ना है। सही हो, जैसे जैसे उनका हुक्म हुआ, फिर पार्टी की पाबंदी भी हम पर लाजिम है। अगर पार्टी ने, हाँ, जो साबका इलेक्शन के बारे में आपने बात सुनी थी, तहसील नाज़िम के उम्मीदवार की हैसियत से डिस्ट्रिक्ट नायब नाज़िम अगर वो सेटअप के हवाले से होता तो यकीनी तौर पर मुझे मेरे चचा जी ने हुक्म किया था, सैयद फैजल हसन शाह साहब ने हुक्म किया था। तो जब आप सर्विसेज देते हो तो वहाँ पे नाम तो चलते रहते हैं कि कौन इलेक्शन कंटेस्ट करेगा, सूबाई में करेंगे, कहाँ पे करेंगे, ये डिसाइड बाहर हमारे सरबराह सैयद फैजल हसन शाह उन्होंने करना है। तो हम कह सकते हैं कि यू विल रिमेन इन द लाइमलाइट और ये डिस्कशन होती रहेगी। कोई भी हो, मैं हूँ, वजह तो मेरा कोई और भाई हो जो सर्विसेज देते हैं, डेफिनेटली। यानी आपके कहने का मतलब है कि कारकुन के तौर पर तो आप काम करते रहेंगे जी, लेकिन जब आपको पार्टी हुक्म करेगी तो तब आप इसके बारे में सोचेंगे। अपनी तरफ से अभी आपका कोई इरादा नहीं? यकीनी तौर पर जो पार्टी का फैसला हुआ, जो हमारे सरबराह का फैसला हुआ, वही होगा जी। लाला मूसा की कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बात करते हैं। इस दफा जो सूबाई असम्बली का आप लोग इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, लाला मूसा के ऐसे कौन से 2-3 मसाइल हैं जिनको आप सबसे अव्वल पर रख के कहते हैं कि हम इन पर इलेक्शन लड़ेंगे, यानी कि इन मसाइल पर इलेक्शन लड़ेंगे कि जीतने के बाद इनको एड्रेस करेंगे? पहले तो मैं लाला मूसा के साबका हालात आपको बता दूं। सबसे बड़ा मसला जो था ना लाला मूसा में, वो सीवरेज का था। सभी यही कहते हैं। यकीन करें, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के तमाम एनएस के, इवन के बल्दिया चेयरमैन साहब का, बल्दिया लाला मूसा, नदीम असगर कायरा साहब से भी बात हुई, सबका यही पहला जुमला है कि सेवरेज सेवरेज। इवन गुजरात में हाजी नासर साहब के साथ इंटरव्यू किया, पहला मसला सेवरेज। यकीनी तौर पर यह पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है, पाकिस्तान के मुतअद्दिद शहरों का बहुत बड़ा मसला है। मासूम शायद इस्लामाबाद में ना हो, लेकिन बहुत ज्यादा यही मसला है। नदीम असगर कायरा साहब के हवाले से हम कह रहे थे, तो मौसूफ काफ़ी अरसा चेयरमैन लाला मूसा भी रहे हैं, तहसील नाज़िम भी रहे हैं, और उस वक्त जो बल्दियाती इदारे थे बहुत मजबूत भी थे, फंड्स की बहुत आदत भी थी इनके पास, तो फिर भी कुछ तरह नताई नहीं दे सके। वो सही क्लेम करते हैं मुख्तलिफ जगहों पे कि ये लाला मूसा के सीवरेज सिस्टम हमने स्टार्ट किया, तो गलत बयानी से काम लेते हैं। कमर ज़मान कायरा साहब कहते हैं 55 करोड़ का प्रोजेक्ट शुरू किया था, सेवरेज का काम करवाया था। इनका कहना है कि शहर को दीवान म्युनिसिपल लाइब्रेरी दी थी, स्टेडियम बनवाने गया तो गले पड़ गया था, लाला मूसा की सेवरेज के लिए मैंने ठीक ठाक काम किया था। दे आर क्लेमिंग ऑन द ग्राउंड। मैं बिल्कुल, यही आपकी थोड़ी सी गलतफहमी है, मैं ये दूर कर दूं। लाला मूसा के जहाँ पे डिस्पोजल सेंटर है ना, वो हमारा एक साहब का काउंसलर था मिर गफ्फार, उसके वालिद साहब थे मिर शफी मरहूम, तो ये जगह उन्होंने डोनेट की थी। सही। तो ये कैसे क्लेम कर सकते हैं कि लाला मूसा के सीवरेज सिस्टम इन्होंने स्टार्ट किया है, जब जगह हम दे रहे हैं, हमारी पार्टी दे रही है।
मेरे वाला साहब उस वक्त गालबन डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन या नायब नाज़िम थे, मुझे ये ठीक से तो याद नहीं है, लेकिन वाला साहब ने जाके शफी महर मरहूम साहब से कहा कि यार हमें ये जगह चाहिए क्योंकि हम लाला मूसा की सूरज के लिए काम कर रहे हैं। अगर इन्होंने ये काम किया होता तो इनके पास तो वहां पे बहुत जगह थी, सही हो गया, किसी से और भी ले लेते, वहां पे इनके भी कौंसलर आना है, इनके भी मेम्बर है वहां पे। तो ये इनका दावा जो है, मैं अल्फाज में मोतदिल हूं लेकिन गलत बयानी से काम ले रहे हैं। हाँ, बाद में जो 55 करोड़ वाली स्कीम का जिक्र करते हैं ना कमर, उसमें भी एक बहुत बड़ा स्कैंडल मैं कह सकता हूं कि जो लाला मूसा की सबसे पहली सीवरेज हमने स्टार्ट की थी, जिसमें ये आपको मैं वाटर डिस्पोजल सेंटर का बता रहा हूं, उसकी पाइपलाइन काफी चौड़ाई में ज्यादा थी। फिर बाद में मंडी बहावलदीन से जो रिजेक्ट शुदा माल आया था, जो रिजेक्टेड पाइप से, वो यहाँ पे आगे लगे, उनके साइज में डिफरेंस था, आगे से वो तंग थे, पीछे से फ्लो ज्यादा था, तो इस वजह से भी ये प्रॉब्लम है। बहरहाल ये तो एक अलग मसाइल हो गए। अच्छा, अभी रिसेंटली हमने जब लाला मूसा में बल्दिया का अपने कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किए हैं, तो सिर्फ 1 महीने में हमने लाला मूसा की सूरज का सारा मामला हल कर दिया है। 25 सालों से नालों की सफाई नहीं हुई, 20-20 सालों से सफाई नहीं की गई। आज लाला मूसा सरदारपुरा चौक में बहुत ज्यादा पानी खड़ा हो जाता है। अभी आने वाला है, रेनी सीजन आने वाला है, पता चल जाएगा। अभी बल्दिया इनके पास है, पिछला रेनी सीजन हमने गुजारा है, अभी बल्दिया इनके पास होगी, यकीनी तौर पर मुशर्रफ वज़ीर-ए-आज़म है ना जी, तो पता चल जाएगा। आप लोग समझते नहीं हैं कि चाहे तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो, चाहे पीपल्स पार्टी की, चाहे नून लीग की, मतलब और भी सियासी जमातें हैं, लेकिन ये 3 बड़े हैवी वेट्स, आपको लगता नहीं इन तीनों जमातों की अगर तरजीह बल्दियात हो तो ये मसाइल बेहतर तरीके से हल हो सकते हैं डेवोल्यूशन ऑफ पावर के जरिए? क्योंकि एक MNA और MPA की तरफ तमाम लोग नजरें मरकूज करके बैठे रहते हैं, और ये बहुत बड़े मसाइल हैं, और इसका सबसे बेहतरीन हल एक काउंसलर ही दे सकता है। आपको क्या लगता है बल्दियात की क्या अहमियत है? बल्दियात मेरी नजर में जमहूरियत की बुनियाद है। वाह। देखें, अगर बल्दियात अपने वक्त पे होते रहे तो उससे एक तो मरूसियत खत्म हो जाएगी, ठीक है। दूसरा, अगर बल्दियात अपने कंटिन्यूटी में रहते हैं, एक उनका तसलसल कायम रहता है, नई लीडरशिप पैदा होती है, नई लीडरशिप आएगी आगे, और इसी तरह जो डिलीवर करेगा वो सामने आएगा, सर्विसेज ज्यादा दी जाएंगी, कंपटीशन होगा। और इसी तरह से ये हमारी जो सोसाइटी में एक एक्सट्रीमिज्म है ना, जो हमारी डेमोक्रेसी में भी एक्सट्रीमिज्म है, जब क्योंकि 3-4 दड़े इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, फिर उनमें समटाइम्स सबका द्वार में गुजरा है, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी बेहतरी है। तो जब तवातर से इलेक्शन होंगे, जमहूरियत की असल रूह आपको नजर आएगी, लीडरशिप आएगी, तबीयत में ठहराव आ जाएगा, मिजाज में ठहराव आ जाएगा, सर्विसेज देंगे लोग, फिर ये सिर्फ नारेबाजी नहीं चले। वैसे मैंने ये नोट किया जब से मैं इंटरव्यूज कर रहा हूं कि जो सियासी कारकुन हैं, यानी जिनका एलीट से ताल्लुक नहीं, सियासी कारकुन हैं, वो सबसे बड़े हामी हैं बल्दियात। जी जी। हमारी बल्दियात का एक और बहुत बड़ा मसला जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, मुझे बहुत ज्यादा फीडबैक आया है साबिक चेयरमैन बल्दिया लाला मूसा का इंटरव्यू करने के बाद, तो काश के ये मुझे पहले पता होता तो मैं सवाल उनसे जरूर पूछता, लेकिन कभी पूछूंगा जरूर। सवाल ये है कि हमारे बहुत से दोस्त अहबाब खारियां कैंट जाते हैं वॉक करने के लिए, लाला मूसा के पास एक पार्क नहीं, जी बिल्कुल, एक सरसब्जो शादाब पार्क ना होने की वजह से, माहौल साफ ना होने की वजह से लोग सड़कों के गिर्द, चौराहों के गिर्द या खारियां कैंट जाके वॉक करते हैं। क्या आप लोगों को लगता नहीं कि लाला मूसा की क्या जो शहरी आबादी है, क्या उसमें हमारे पास इतना रकबा है ही नहीं? क्या किसी गांव में साइड पर बनाना पड़ेगा? क्या आपको लगता है कि एक बहुत बड़ा मसला है, इसको बनना चाहिए? यकीनी तौर पर देखें, बात बल्दियात से फिर शुरू हो जाती है। हमारी बल्दिया में इतने अभी सफिशिएंट फंड्स ही नहीं है कि लाला मूसा अपनी हदूद में कोई पार्क बना ले या कोई पार्क तमीर कर ले। बहुत मुश्किल 1-2 ग्राउंड्स हैं जहाँ पे लाला मूसा कैंपिंग ग्राउंड है, इस तरह 1-2 और हो गए शायद, रेलवे इस्लामिया स्कूल का ग्राउंड है, रेलवे स्कूल का ग्राउंड है, इस तरह के छोटे छोटे ग्राउंड्स हैं। तो ये सफिशिएंट नहीं है इतनी बड़ी आबादी के लिए। लेकिन फिर वही बात के तवातर से इलेक्शन नहीं हुए, बल्दियात मजबूत नहीं है, बल्दियाती इदारे मजबूत नहीं है। तो अब मैं आपको बताता चलूँ, जो लाला हमारी तहसील खारियां की सालाना बजट है वो जी 10 अरब के करीब है, 9 अरब के करीब हमारा सालाना बजट है। लेकिन ये सारा चला जाता है ऊपर प्रोविंस में। जब बल्दियाती इदारे मजबूत होंगे तो बहुत से फंड्स यहाँ पे भी लगेंगे। तो इस वजह से सिर्फ लाला मूसा नहीं, ये बहुत से शहरों के मसाइल है। गुजरात में भी कोई इतने अच्छे पार्क नहीं है,
नई सोसाइटीज हैं वो बनाती हैं, वो अपनी सतह पे, उनके लिए एक लाजमी मलजूम करार दिया गया है, उनके पैरामीटर्स हैं। तो लाला मूसा में ग्राउंड्स की भी कमी है, पार्क्स की भी कमी है, लेकिन ये कमी क्यों है देखना ये है। ये ज्यादा बल्दियाती इक्तदार रहा किसके पास है, कौन से ऐसे लोग थे जो डिलीवर नहीं कर सके, किन लोगों की ये कोताही या नजरअंदाजी की वजह से ऐसा पॉसिबल हुआ। देखें मैं फिर वो इल्जाम तराशी की सियासत नहीं है, इल्जाम तराशी की सियासत की तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर हाजी असगर पार्क, हाजी असगर साहब के नाम पे एक सोसाइटी बन सकती है, तो कोई भी हाउसिंग सोसाइटी बनाने के लिए आपको एक पार्क तो देना पड़ता है, वहां पे भी नहीं है। ठीक है, प्राइवेट सोसाइटी के पैरामीटर्स में लाजम मलजूम है एक पार्क देना। सही, अगर आप उनके नाम पे एक पार्क बनाते हैं, एक सोसाइटी बनाते हैं, तो वहां पे एक पार्क दे सकते हैं, लेकिन वहां पे भी नहीं है। तो ये देखना है कि मैं एक सियासतदान का नाम नहीं लूंगा, ऑफ द रिकॉर्ड ये बात हुई थी, मैंने बोला कि आप लोगों ने इनको पार्क नहीं दिया, तो उनका आगे से कहना था जो हमसे मांगेंगे हम वही देंगे ना। अगर हमसे गलियां नालियां ही मांगते रहेंगे तो हम वही देंगे। अब बात यह है कि जब कोई पार्क मांगेगा और शिद्दत से मांगेगा तो हम इस पर भी बात कर लेंगे। चलिए अब कौमी सियासत पर बात करते हैं। आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने जा रहा हूं जो मैंने आज तक आपसे नहीं पूछा, और आप पहले भी आपका इंटरव्यू हुआ था वो मैंने नहीं पूछा। व्हाई पीटीआई, व्हाई नॉट सम अदर पॉलिटिकल पार्टीज? देखें, जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें से दो मकबूल जमातें कर लेते हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग। पीपल्स पार्टी की जो सर्विसेज हैं, जो उन्होंने डिलीवर किया है, जो अभी भी डिलीवर कर रहे हैं, वो आपके सामने है। सही। सिंध के क्या हालात हैं, कभी कुत्तों की वैक्सीनेशन खत्म हो जाती है, सही, डॉग बाइट की, कभी कराची समंदर की तरफ बहने लग वो कहते हैं सबसे बड़ा कार्डियोलॉजी सेंटर हमने सिंध में बनाया हुआ है। पंजाब से जो लोग जाके इलाज करवाते हैं, सबसे ज्यादा दिल के हॉस्पिटल वहां पर हम लोगों ने बनाए हुए हैं। वो लोग कहते हैं अगर हम इतने ही बुरे हैं तो लोग हमें वोट क्यों देते। अच्छा। वो लोग कहते हैं कि हल्के खुदा की, हल्के जो दुनिया के खुदाई की आवाज है उसको आप लोग सुने ना। मैं आपको बताता चलूं, आपने कभी अंदरूम सिंध का विजिट तो नहीं किया, लेकिन आजकल सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं कि बहुत से बंदे अगवा हो रहे हैं कच्चे के इलाके में। वो कहाँ का एरिया है? पंजाब का नहीं, वो सिंध का एरिया है। वो कहते हैं जनूबी पंजाब में बड़ी गैंग्स है। देखिए, जनूबी पंजाब से अभी तक कोई पकड़ा तो नहीं गया। ठीक है, ये जितने भी डाकू हैं, जितने भी डकैत हैं, और वो कहते हैं ना वोट क्यों देते हैं, जब आपने जागीरदारी और डकैतों की वजह से ग्रिप रखी है तो वोट कहाँ पे जाएगा? तो आपको लगता है कि उनको मरूब करके वोट लिया जाए? डेफिनेटली। तो पंजाब में जागीरदार नहीं, वहां पे दो क्लासें हैं, एक जागीरदार है और एक मजारे हैं। तो पंजाब में मजारा जागीरदार के बगैर चलेगा नहीं। पंजाब में जागीरदारी निजाम बिल्कुल बहुत कम है। नॉर्थ पंजाब को हम छोड़ देते हैं ना, सारे पंजाब की बात, लेकिन सेंट्रल पंजाब में भी नहीं है। सही है। और सब मैं आप क्या समझते हैं कि अपर पंजाब में भी नहीं है, अगर आप मरे की तरफ चले जाएं। आप समझते हैं कि वो लोग सिंध में डिलीवर ना करके भी जीत रहे हैं? जी, आप ये समझते हैं कि वो सिंध में ना डिलीवर करके भी जीत रहे हैं? नहीं, वो गुंडागर्दी की वजह से जीत रहे हैं, वो जागीरदारी की वजह से जीत रहे हैं, वो अपने, अगर वो पीटीआई के लिए कहें कि पीके में गुंडागर्दी के जरिए जीत रहे हैं तो सर नहीं, केपी में अर्बन एरिया, आप कैसे कह सकते हैं ये? सही। केपी में केपी के जो ट्राइब्स हैं एक दूसरे के इक्वल्स हैं। सही। वहां पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, वहां पे दहशतगर्दी हो सकती है जो इंपोर्ट होती है। सही बात है। वहां पे इक्वलिटी है, वहां पे एक कबीले दूसरे कबीले को अपोज करते हैं, रेवलरीज है एक दूसरे के। यहाँ पे सिंध में ऐसा निजाम नहीं है, सिंध में या मजारा है या जागीरदार है। तो फिर नून लीग पंजाब में कैसे जीतती थी? नून लीग के जो तरीकाकार था वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। पाकिस्तान की सियासत में जब 79 का अरग गुजरा है तो जिस तरह से ये आए हैं, इन्होंने मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल किए, मजहब को इन्होंने इस्तेमाल किया। वो तो आपका लीडर भी करता है। नहीं, देखिए, हम एक अपना कंसेप्ट देते हैं, तो मतलब कोई नहीं। देखें, आपको लफ्जों का खेल है ना। नहीं, ऐसे मदीने की रियासत, जिस तरह पैगंबर अल्लाह के के लिए मेरे लिए निकलो, इसके अलावा घर घर पे ना पैगाम पहुंचा दो। देखिए सर, हम इसके अलावा वो क्या है, नहीं अनिल मुनकर, ठीक है, मतलब आप लोग, आपका लीडर भी तो जगह जगह पर रिलीजन का इस्तेमाल करते हैं। देखें, मैं आपको बताता हूँ, कॉन्सेप्ट में और मजहब को इस्तेमाल करने में बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। नहीं तो क्या ना कि ये जो इसका साथ देगा वो मतलब कुफार का साथ देगा, जो मेरा साथ देगा वो इस्लाम का साथ देगा। साहब की स्टेटमेंट नहीं सुनी? किसकी? फजलुर रहमान साहब। रिलीजन का इस्तेमाल करते हैं तो गलत करते हैं, लेकिन आपने उनका बोला तो मैंने बोला आपका लीडर भी तो करते हैं। फजलुर रहमान साहब की स्टेटमेंट आपने सुनी है ना? जी सुनी है मैं, और सबकी सुनी है, सब करते हैं, लेकिन एक बात का क्रेडिट दूंगा
इस वक्त पाकिस्तान के जितने नेशनल लेवल के लीडर्स हैं सिवाय बिलावल भुट्टो के सब रिलीजन का इस्तेमाल करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये बात ठीक है, लेकिन जो आप इमरान खान को इस लिस्ट में नहीं रख सकते। मैं आपको बताता हूँ, ये तो अभी आप ये देख रहे हैं ना जी, कि आप कहते हैं कि इमरान खान साहब जब से आए हैं तब से रास्ते मदीना की बात कर रहे हैं। वो एक कंसेप्ट लेके आया बंदा, वो इस्तेमाल नहीं कर रहा है इसको। वो कहते हैं कि ये कंसेप्ट है हमारे पास, हमें इस तरह चलना चाहिए। इन लोगों ने इस्तेमाल किया। देखें तालिबान से कुर्बत किसकी थी? सबसे ज्यादा तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की थी, सियासी जमातों में। सियासी जमातों में पीटीआई ने भी वैसे तालिबान के हक में बड़े ध्यान दिए। पीटीआई ने यह कहा था कि इनके साथ जंग ना करो, इनके साथ अमन मुआहदे करो। जी हाँ। कुर्बत किसकी थी? तालिबान को सपोर्ट कौन करता रहा है? अगर मैं आपको बीबी शहीद की एक स्टेटमेंट सुनाऊं तो 10 अरब डॉलर गवर्नमेंट में वैसे तालिबान के वो जो ग्रुप्स बनाए गए थे जिनको रिहा किया गया था जंगजुओं को, और वो जो एहसान को टीवी पर लाकर कहा गया था, मुस्कुरा मुस्कुरा के बता रहा था कि जो पिंडी में बच्चों पर हमला किया था वो हमने किया था, फिर आजाद हुआ था। सर अगर आप अमन कायम करने के लिए पीस एक्ट रखते हैं, कोई भी पीस एक्ट पे आपको चलना पड़ता है, लेकिन पीस एक्ट के साथ होगा ना जो आइन की हदूदों को यूज में बात मेरी बात सुने ना, नून लीग ने सबसे ज्यादा मदद का इस्तेमाल किया है। नून लीग की दहशतगर्दों से आज भी कराबतदार है। एक बात मान ली उन्होंने रिलीजन को यूज किया है और जिहादी तंजीमों को इन्होंने यूज किया है। ठीक है, सभी इस तरह के हथकंडे का इस्तेमाल करके वो जीते रहे हैं। और इनके पास क्या कारकर्दगी क्या है? इनके पास इन्होंने मोटरवे बनाई है, इन्होंने एटमी धमाके, देखिए मोटरवे जितने भी है ये हमारा, इन्होंने एटमी धमाके की हैं। एटमी धमाके मुशर्रफ की वजह से हुए हैं। इन्होंने पाकिस्तान में एक ही आज तक आईएमएफ का प्रोग्राम कंप्लीट हुआ है, इन्होंने किया है सन 2016 में जो कंप्लीट हुआ था। सर हमने इससे ज्यादा वर्किंग की है यहाँ पे। ठीक है, इन्होंने आपको सीपैक दिया है। सीपैक उससे पुराना है, सीपैक को तो बहुत मुशर्रफ साहब भी क्लेम करते हैं, एग्जीक्यूट करने का ये दावा देते हैं, क्लेम करती रही है, एग्जीक्यूट करने का क्रेडिट लेते हैं। देखें इसको बहुत से क्लेम करते हैं कुछ मंसूबे। आपने बोला उन्होंने क्या क्या किया है, बीइंग ऑन द डेविल साइड मैं उनकी वकालत कर रहा हूं ताकि मेरी बात सुन लें। ये सीपैक को मुशर्रफ साहब भी क्लेम करते हैं। ठीक है, आसिफ अली जरदारी साहब ने 33 दौरे किए थे चाइना के। बिल्कुल, हमने भी उसको जारी रखा है, हमने उसको रोका तो नहीं है। नहीं, आपके दौर में वो कहते हैं नून लीग वाले स्लो डाउन कर दिया आप लोगों ने। वो 2-3 दिन पहले एक स्टेटमेंट आई थी गालबन जावेद चौधरी साहब की, आपने सुना होगा कि किस वजह से रुका है, किस साहब का नाम उन्होंने लिया है। ठीक है, आपने सुना होगा, मैं नाम नहीं लेना, लेकिन जावेद चौधरी साहब ने अपनी कॉलम्स में लिखा है कि आपने सुना है लीडर की वजह से नाराज होकर पीछे हटे। आपने सुना है ना, सीपैक को रोकने की वजह आपने सुनी है ना, कौन सा लीडर था? ठीक है, कौन सी इतनी बड़ी शख्सियत थी? तो इसमें ये तो यकीनी तौर पर बात खत्म हो गई कि इमरान खान ने इसको स्लो डाउन किया है। आप लोगों की 3.5 साल की क्या अचीवमेंट है? वैसे हमने फंड्स पे डैम्स पे बहुत काम किया है, हमने पीटीआई ने हेल्थ कार्ड दिया है, निसाब का काम किया है। आपने नून लीग वाले कहते हैं हेल्थ कार्ड का आइडिया हमारा था, तो कहते हैं 2016-17 की डॉन की स्टोरी उठा के देखें तो मियां नवाज शरीफ ने एक हेल्थ कार्ड वगैरह को लॉन्च किया था 2016-17 में। इनकी गवर्नमेंट कब गई है जी? 2018 में। तो उन्होंने इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया जी? कहते हैं हमारे पास टाइम कम था, हमारी हुकूमत को गिरा दिया गया। ये तो मतलब नवाज शरीफ सबको हटा दिया गया। एक्सक्यूजेज है, बातें करते हैं इनके। अच्छा, आपने एक हेल्थ कार्ड दिया और हमने डैम्स पे काम किया बहुत ज्यादा। अच्छा, अभी रिसेंटली आपने 10 डैम को जो टनल्स के थ्रू पानी ड्रेसिंग का देखा है आपने। उसके अलावा स्लेबिस पे, गवर्नमेंट स्लेबिस पे बहुत काम किया है। तो इस तरह की और भी बहुत सी प्लान्स हैं, मैं गिना सकता हूँ आपको, काफी ज्यादा। अब एक बहुत बड़ा सवाल जिसका बहुत ही छोटा सा जवाब बनता है, अगर खुदा न खास्ता इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है किसी केस की बिना पर, तो आप तो बहुत बड़ी जाती होगी। ये यकीनी तौर पर एक क्वेश्चन मार्क होगा तमाम अदारों पे जो इसको डिस्क्वालीफाई करेंगे। अगर वो खुदा न खास्ता हो जाते हैं तो आप क्या समझते हैं कि पार्टी की कोई भी लीडरशिप हो, आप इसी तरह पीटीआई के पीछे खड़े रहेंगे? डेफिनेटली, जो भी उनको रिप्लेस करेगा लीडर इमरान खान है, उसके पीछे खड़ेंगे। जिसको इमरान खान कहेंगे उसको मानेंगे। और आप क्या समझते हैं कि सूबाई इलेक्शन फिलहाल जो 8 अक्टूबर की डेट मिली है, आप इसको फाइनल डेट समझते हैं? अगर आला अदलिया भी कोई मुदाखलत नहीं करती और 8 अक्टूबर ही डेट रहती है, तो आप लोग क्या समझते हैं इलेक्शन 8 अक्टूबर? मैं फिर कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन आइन शिकनी कर रहा है। 90 डेज की बंदिश मौजूद है, आईनी हदूद है। अगर इससे आगे जाते हैं तो आर्टिकल 6 के ज़मरे में आएंगे, हम कोर्ट में जाएंगे और आइन को तोड़ने नहीं दिया जाएगा किसी सतह पे भी। यानी कि आप आइन की हुक्मरानी और पासबानी के लिए आखिर तक जंग करेंगे। देखिए ये आर्टिकल 6 के ज़मरे में आएंगे आइन शिकनी, इनके पास और कोई रास्ता भी नहीं है इलेक्शन करवाने के। वो जिस रात अदम एतमाद होना था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इतने बजे तक कर दें, क्या वो भी आइन शिकनी थी?
मतलब यानी आप लोगों के खिलाफ अदम एतमाद आई जी, अदम एतमाद का एक खास टाइम तय्युन है कि उतनी देर में उसको हो जाना चाहिए। जी, जब अदम एतमाद ना की गई जी, और अदालत ने भी इस पर फैसला दे दिया है कि आप लोग कासिम सूरी ने और बाकी पार्टी ने मिलके ये आइन शिकनी की है, ये आइन के खिलाफ गए हैं ये लोग। देखिए देखिए ना, आइन क्लियरली अपना वर्डिक्ट देता है ना कि इतने दिनों में हो जानी चाहिए, इतने टाइम में हो जानी चाहिए। मैं आपको उस दिन जब सेशन को मैं आपको बताता चलूं, वो आइन वैसे मजे का बताऊं, आपके अटॉर्नी जनरल ने, आपके वकील ने, किसी ने इस चीज को अदालत में डिफेंड नहीं किया। मेरी बात तो सुने ना, जो सुप्रीम कोर्ट के मामला है वो आइन की एक्सप्लेनेशन करना है, कोर्ट्स के मामला है आइन को एक्सप्लेन करना है। उस फैसले में लिखा है ना। ये अलग बात है कि ये वफाकी हुकूमत उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रही, एक कासिम सूरी के खिलाफ या असद कैसर के खिलाफ इसको एग्जीक्यूट। उसकी वजह यह है कि जो आइन मुरतब करने वाला अदारा है वो पार्लियामेंट ही है, ठीक है, लेकिन तशरीह सुप्रीम कोर्ट करेगा और सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह में यह कहा है कि ये आइन की खिलाफ वर्जी हुई है। लेकिन मुरतब जो किया गया है, देखें उन्होंने अपनी एक वर्डिक्ट दी थी, आइन शिकनी कहीं नहीं हुई। अगर आइन शिकनी होती तो ये सारे मामला आज तक होते ही ना, तो फिर तो बात बहुत आगे निकल चुकी होती। लेकिन आइन शिकनी पर आर्टिकल 6 सिर्फ वफाकी हुकूमत इन्वोक कर सकती है, यकीनी वो अदलिया अपने तौर पर नहीं कर सकती। और ये वफाकी हुकूमत बेचारी अपने पांव पर खड़ा नहीं हो पा रही, लेकिन हम लीडर को गिरफ्तार नहीं कर पा रही, तो वो आइन शिकनी का हम इसके लिए अदालत उज़्मा में जाएंगे तो सही कि आर्टिकल 6 के ज़मरे में आते हैं ये लोग, ये आइन शिकनी कर रहे हैं। इसके लिए हम कहीं तो जाएंगे। अगर पार्लियामेंट वाले नहीं मानते तो हम कहां पे जाएं? आखिरी सवाल, एस्टेब्लिशमेंट जी, अगर आप जाएं तो सवाल को पास कर सकते हैं। नहीं, एस्टेब्लिशमेंट के बारे में आपसे एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूं, क्या आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो पिछले 1 साल से एक रिफ्ट बन चुकी है और जिस तरह के बयानात आ रहे हैं और जिस तरह का सोशल मीडिया पर स्पेशली एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट किया जा रहा है, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बेहतर है या नुकसानदेह? देखें, जो आपने एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई की रिफ्ट के दरमियान में रिफ्ट है उसके बारे में बात की, तो मैं ये बता दूं कि पाक आर्मी भी हमारा एक इदारा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी भी अदारे के खिलाफ नहीं गई। उसमें जो मौजूद अफराद है जो उसको अपनी मर्जी से हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ बात करते हैं। अगर पीटीआई ने आज तक बतौर अदारा, मैं पाकिस्तान आर्मी की रिस्पेक्ट करता हूँ, बतौर अदारा पाकिस्तान आर्मी बहुत रिस्पेक्टेबल अदारा है हमारे लिए। हमारा डिफेंस सारा उनसे मुंसलिक है, हमारी जानों की, हमारे माल की हिफाजत करते हैं, रातों को जागते हैं। लेकिन फिर वही बात, अदारा कोई भी गलत नहीं होता। अदारे में बैठे चंद अफराद ऐसे होते हैं जो सियासत में मुदाखलत करते हैं, जो अपनी मन मर्जी करना चाहते हैं। तो आज तक मरीम नवाज ने भी तो बहुत से जनरल्स का ही नाम लिया ना। सही बात। नवाज शरीफ ने भी जनरल्स का ही नाम लिया वाला जलसा में सर्विंग आर्मी चीफ का नाम लिया, सर्विंग आर्मी चीफ का। जरदारी साहब भी नाम लेते रहे हैं, बिल्ला दूध पी गया वगैरह वगैरह का बात देते रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि एक तो जमहूरियत पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है, दूसरा कुछ अफराद हैं, मैं नहीं जानता वो कौन है, वो लीडरशिप जानती है, जो लोग जानते हैं वो जानते हैं, लेकिन कुछ मैं समझता हूँ कि कुछ अफराद के खिलाफ ये बात हो सकती है, किसी अदारे के खिलाफ नहीं है। चलें जी, अब आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा, मेरी तरफ देखने की बजाय इस कैमरे की तरफ देखकर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के लिए इन सूबाई इलेक्शंस में आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंसी हमारी हल्का पीपी 30, आप लोगों का सबका इंतहाई मशकूर व ममनून हूँ। हमेशा की तरह आपकी मोहब्बतों के और मशकूर भी रहे हैं, मकरूज भी रहे हैं। तो चूंकि इलेक्शन अनाउंस हो चुका था सूबाई असेंबली का, फिर इलेक्शन कमीशन ने एक नया रुख दे दिया, आइन शिकनी कर रहा है ये अदारा। बहरहाल इतना ही कहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर और कारकुन जितने भी हैं अपने घरों से निकलें, अपने नज़रिया को लोगों तक पहुँचाएँ। नॉन लीग और पीपल्स पार्टी ने, पीडीएम ने जो पाकिस्तान का हाल कर दिया वो आप लोगों के सामने उठें और इमरान खान के लिए उठें, अपने लिए उठें, इस मुल्क के पाकिस्तान के लिए उठें। शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ सैयद हबीब हैदर शाह साहब। पाकिस्तान की सियासत में ऐसे कारकुनों, सियासी कारकुनों की वाकई ही बहुत ज़रूरत है
जो नहायत ही गर्मजोशी और दिल लगी के साथ पाकिस्तान की सियासत में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। सियासी जमात कोई भी हो, सियासी निज़ाम चलना चाहिए, जमहूरियत चलनी चाहिए। अपना अपने अजीज़ों रिश्तेदारों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। प्रोग्राम को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान कायम पाइंदाबाद। खबर की खे से रे तक, अवाम से ऐवान तक, मसाइल से उनके हल तक, अमल से तकमील तक, तकमील से अंजाम तक। देखिए प्रोग्राम ग्राउंड रियलिटी जुमेरात दोपहर 1 बजे सिर्फ सिटीजन न्यूज़ पर।